क्यों लॉ फील्ड में आने का चूज करा आपने? एक बाप की विश पूरी करना एक बेटे का धर्म होता है और फर्ज होती है। बहुत बड़े बड़े केस लड़ने पड़ेंगे, ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि क्या इम्पैक्ट होगा फिर मेरी लाइफ पे? अगर जीवन में डर है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट वाई क्रिमिनल? माई फादर वॉज अ क्रिमिनल लॉयर, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें था। आपको भी पता है, उनको भी पता है कि इन्होंने ही क्राइम करा है, तो हाउ यू डिफेंड दैट? तो केस तो डिफिकल्ट ही आएंगे। अगर डिफिकल्ट केस नहीं लड़ूंगा तो अच्छा लॉयर कैसे कहा जाऊंगा। व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग क्रिमिनल केस हैव यू एवर हैंडल? एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का अपने लवर के साथ मिलकर मर्डर किया। सबसे हार्ड केस कौन सा होता है कि कोर्ट में प्रूव करने में बहुत टाइम जाता है? ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें आप मानते हो कि सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ क्राइम? हाँ, डेफिनेटली। स्क्रिप्टिंग करते हैं या कभी वीडियोस बनाते हैं ऐसे मौज मस्ती के लिए, तो वो एक क्राइम नहीं होता? आप कोई कानून तोड़ते हो तो केसेस होते हैं, आपने देखा होगा। आप पूरा पॉडकास्ट देखो, उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि हम लोग इसके पूरे पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है एडवोकेट मनीष देसाई, जाने माने क्रिमिनल लॉयर, आप उनसे बहुत कुछ सीख पाओगे, तो एक भी पार्ट स्किप मत करना और पूरा पॉडकास्ट देखना। एंजॉय द शो। वेलकम सर। आई जस्ट वांट टू से यू दैट कि आज मैं बहुत नर्वस हूँ, जेन्युइनली मैं बहुत नर्वस हूँ, एंड एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे आपसे पर्सनली बहुत कुछ सीखना है और मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ। और जो भी ऑडियंस आपको देख रही है अभी, और आई प्रिटी श्योर कि वो लोग बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। मुझे वही जानना है कि अगर कोई ऑडियंस नहीं जुड़ रही है हमसे, सो हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो पहले आपकी जो नर्वसनेस है उसको निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप नर्वस रहोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये पहली बात सीखने लायक है। और ऑडियंस की बात है, कभी भी कोई भी काम करो, गीता में लिखा है कर्मणिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल ऑटोमेटिक मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। टुडे आई एम सीइंग यू एज नॉट other person who is in profession. I'm seeing you right now as who is sitting in front of me, number one advocate, and जो मुझे पता है. So I just want to know your journey from a law student to number one advocate person. देखिए, एक बात तो मैं पहले बोल दूं कि नंबर वन नंबर टू कोई नहीं होता है। सब अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं। और मेरी अगर कैरियर की बात करूं तो मैं फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड जीवन भारती स्कूल में पढ़ा हूँ। 11th और 12th स्टैंडर्ड जो है वो TNTV स्कूल में पढ़ा। उसके बाद वो समय पर 5 years कोर्स था 12th के बाद, जो अभी बहुत पॉपुलर हो गया। अभी उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही कोर्स अभी पॉपुलर है। उस टाइम पे मैंने वो 5 years कोर्स किया था। लेकिन स्टूडेंट की जो जर्नी है वो और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने की जर्नी है वो टोटली डिफरेंट है। स्टूडेंट की जो जर्नी है वो टोटल बुक पर है और प्रोफेशनल में आगे बढ़ने की जर्नी जो है प्रैक्टिकल है। तो उसको मैं 4 बातों में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो पहली तो बात ये रहेगी पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन और रीडिंग। अगर ये 4 चीज आप में है तो आप अच्छे लॉ स्टूडेंट में से अच्छे लॉयर बन सकते हैं। क्यों लॉ फील्ड में आने का चूज करा आपने? लॉ फील्ड में आने का पहला रीज़न, मेरे पिताजी लॉयर थे। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी 53 years की प्रैक्टिस थी और उनकी पहले से ही इच्छा थी कि मेरा बेटा भी मेरे साथ मेरे प्रोफेशन में जुड़े। वो पहली मेरी विश, क्योंकि एक बाप की विश पूरी करना एक बेटे का धर्म होता है और फर्ज होती है। और दूसरा, जब मैं छोटा था तो पिताजी उनके क्रिमिनल केसेस जो हैंडल करते थे उनकी बात करते थे, और उसमें स्पेशली कस्टम्स के केसेस, स्मगलिंग के केसेस। 1980s की जो पूरा माहौल था, और 1980s के माहौल में स्मगलिंग एकदम हाइक पर था। जब जैसे सुकर बकिया थे, हाजी मस्तान है, लल्लू जोगी, रतिलाल नाविक, वो सब स्मगलर के केसेस पिताजी लड़ते थे तो उनकी बातें करते थे। और जैसे
पूरे पिक्चर में सीन नहीं आता, पुराने पिक्चर में मोना सोना जा अजीत वगैरह के डायलॉग वो सब जैसा ही पिक्चर का माहौल पिताजी बोलते थे उनकी स्टोरी उसमें दिखता था, तो एक्साइटेड लगता था कि मैं भी पिताजी की तरह क्रिमिनल लॉयर बनूंगा। पिताजी की ऑफिस पे जाता था तो उनकी कुर्सी पर बैठ के, छोटा था एकदम तो भी बोलता था पिताजी एक दिन मैं कुर्सी पर बैठूंगा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनकी कुर्सी पर तो नहीं बैठ सकता, उन तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कभी डर नहीं लगा क्रिमिनल लॉयर बनने का? क्योंकि क्रिमिनल लॉयर बनना मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े केस लड़ने पड़ेंगे, ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि क्या इम्पैक्ट होगा फिर मेरी लाइफ पे? अगर जीवन में डर है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको नर्वसनेस है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर डरना है तो फिर लॉयर की बात नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक सामान्य जॉब भी नहीं कर सकता अगर डर तो। जॉब में भी आपको अपना प्रिंसिपल जो होगा, अपना मालिक जो होगा वो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अगर आप उससे भी डरोगे तो क्या, डर जीवन में चाहिए नहीं ना। अभी एक वो एडवर्टाइजमेंट आ रही है ना कि डर के आगे जीत है। डर को बाजू पर कर दो और विश्वास से आगे अगर आगे बढ़ोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट वाई क्रिमिनल? बिकॉज माई फादर वॉज अ क्रिमिनल लॉयर, सो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें था। आपने कौन से साल में या कभी कौन सा फर्स्ट केस था कि आपने वो लड़ा? मेरा पहला केस था 1991 में, जब मेरी 17/10/1991 को मेरी सनद यानी कि मुझे प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिला। सूरत में जस्टिस डी ए देसाई रहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है और वो बेसिकली हमारे गांव दिहन गांव है उलपाड़ में, वहीं के है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बने थे डी ए देसाई साहब। और उनके यहाँ एक लड़का काम करता था, उसकी साइकिल चोरी हो गई। साइकिल चोरी हो गई तो क्या, पुलिस ने वो चोर को पकड़ा और साइकिल भी उन्होंने पुलिस ने रिकवर की। तो देसाई साहब ने मुझे बोला कि मनीष इसका काम कर दो। मैंने उसकी काम किया, उसके बेल मुदामा वो साइकिल छुड़ाने के लिए एप्लीकेशन किया, ऑर्डर वगैरह हो गया। फिर वो मेरे पास आया और मुझे बोला सर आपको मुझे कितना पैसा देना है। मैंने मन में सोचा यार इसकी साइकिल की कीमत क्या होगी और वो मुझे फीस क्या देगा, एक गरीब आदमी। तो मैंने बोला एक काम करना बेटा, जाओ और जो भी भगवान में आप मानते हो वहां पे जाके मेरे लिए प्रेयर करना। और सच्ची बताऊं, पहला केस मैंने ये फ्री में लड़ा, तब से मुझे कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरे लाइफ का पहला केस था। बट आपको भी पता नहीं होगा या पता होगा, बट आपको या आप ये खुद नहीं मानते होंगे, बट सूरत के जो लोग हैं वो आपको बहुत मानते हैं। नंबर 1 एडवोकेट ऐसे नहीं आता, बिकॉज आई रिसर्च सो मच अबाउट यू। सो आप उसमें आपका नाम आना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आप कैसे उसको हैंडल करते हो? आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई सूरत में लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स है, उसमें लोग नाम देते हैं, लेकिन नंबर, अभी मैं वापिस बोल रहा हूँ कि नंबर 1 2 3 कुछ नहीं होता। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक अच्छे लॉयर का स्टेटस पा सकते हो, और एक अच्छे लॉयर का स्टेटस पाना बहुत जिम्मेदारी का काम है और उसको निभाना भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो हाँ, मैं ऊपर वाले की मुझ पर कृपा है, मेरे पिताजी की कृपा है कि मैं उनका प्रोफेशन में आगे बढ़ा सका। और आज मुझे आपकी ओर से भी जानने को मिला कि मुझे इतना सम्मान लोग दे रहे हैं और मेरा इतना मान सम्मान मेरे प्रोफेशन में है, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन मेरे फैमिली के, मेरे पिताजी के लिए और मेरे ईश्वर की बहुत कृपा है। सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शन पीपल नो अबाउट क्रिमिनल लॉज? क्या गलत फहमी है कि क्रिमिनल लॉज की? पीपल ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि वकील जो है वो झूठा होता है। बेसिकली लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो पूरा जो पीपल का जो मिसकंसेप्शन है वो ये है, वकील खुद झूठा नहीं होता है। वकील अपनी फर्ज के तहत, अपने प्रोफेशनल एथिक्स के तहत, उसके पास जो केस आया है, अपने क्लाइंट को केस में से बाहर निकालने के लिए जो बात है उस सामने वाले की बात को झूठ बनाने की कोशिश करता है, या फिर सच बात को सच बनाने की कोशिश करता है। जैसा जैसा केस है, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेंट मेरे पास आया तो वो दूध का धोया होगा और एक्यूज आया वो भी दूध का धोया होगा। हमारे यहाँ कौन आता है, हमारे ऑफिस में कौन आता है, कुछ ना कुछ तो 19-20 होगा तभी आया।
और 19-20 को हमें बैलेंस करना है, और यही हमारा प्रोफेशन है। हाउ यू टैकल दैट क्राइम? अगर आपको पता है, हाउ यू डिफेंड कि आपको भी पता है, उनको भी पता है कि इन्होंने ही क्राइम करा है, तो हाउ यू डिफेंड दैट? देखो, पहली बात, एक तो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स ऐसा बोलते हैं कि क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो बात होती है उसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी शायद आपने पेपरों में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को ईडी वाले ने समन्स भेजा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन किया कि ऐसे आपको एडवोकेट को उसके क्लाइंट के साथ बात हुई है, उस पर आप बुला के पूछ नहीं सकते। तो पहली बात, मैं आपके सामने ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई गुनहगार ही मेरे पास आता है और मैं उसी का केस लड़ता हूँ, वैसा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास जो भी आएगा, कंप्लेनेंट आएगा या एक्यूज आएगा, वो अपनी बात बताएगा और मुझे अपने हिसाब से उसका केस में कैसे लड़ सकता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। आज तक कौन सा ऐसा केस है जो आपको बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें कि ये थोड़ा केस ट्रिकी है? अगर आप दिल से मेहनत करना चाहोगे तो सभी जो कॉन्टेस्टेड केसेस है, अगर केस में कॉम्प्रोमाइज हो गया है या छोटी मोटी बात है, लेकिन जहाँ पे कॉन्टेस्टेड केस होता है, हाईली कॉन्टेस्टेड केस हो, तभी उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज बीइंग अ लॉयर और इवन बीइंग अ जज, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं लेक्चर्स लेने जाता हूँ, यहाँ पे भी सूरत में भी जूनियर एडवोकेट के लिए मैं लेक्चर्स लेने जाता हूँ, तो पहले बोलता हूँ कि लॉयर्स एंड जजेस आर ऑलवेज स्टूडेंट। हमें हर रोज कुछ ना कुछ नई बात सीखनी है, हमें हर रोज एग्जाम देनी है। कल मेरी फेवर में रिजल्ट आएगा तो मैं पास हो गया, नहीं आएगा तो मैं फेल हो गया। लेकिन ये तो एग्जाम तो मुझे हर रोज देनी है, पढ़ना तो मुझे हर रोज है। तो केस तो डिफिकल्ट ही आएंगे, अगर डिफिकल्ट केस नहीं लड़ूंगा तो अच्छा लॉयर कैसे कहा जाऊंगा। और आपने अभी बोला कि सूरत में एक अच्छे लॉयर की और मुझे मेरा सम्मान है, तो मेरे पास कोई ऐसे छोटे मोटे केसेस तो लेके आएगा नहीं, तो मुझे अपनी स्किल तो लगानी पड़ेगी, तो ही मजा आती है ना। और जिस केस में डिफिकल्टी होती है ना, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा सीखना पड़ता है, तो मजा आता है। जब चैलेंजिंग चीज आती है ना, तो उसको लड़ने में ज्यादा मजा आता है, नहीं कि वो एकदम कॉम्प्रोमाइज वाला केस हो। तो कॉम्प्रोमाइज वाला केस तो मेरे जूनियर को भी भेज हुआ, वो कर लेगा। अच्छा, अगर किसी ने क्राइम किया है, आपको भी पता है, लॉ को भी पता है, तो उनको सजा क्यों नहीं मिलती इंस्टेंट? उनके लिए केस क्यों लड़ा जाता है? देखो, भारत देश में एक न्याय प्रणाली है, पूरी न्याय संस्था है। वो न्याय संस्था में चलाने के लिए पूरा न्याय तंत्र है, और इसीलिए जो कोई घटना होती है वो घटना सही है या गलत, पहली बात ये रहेगी। दूसरी, हर एक घटना को प्रूफ करने के लिए, हर एक केसेस को प्रूफ करने के लिए कानून है, वो कानून के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए। वो एविडेंस कलेक्ट होने के बाद कोर्ट में वो एविडेंस प्रूव होना चाहिए, और साथ साथ उसके बाद जैसे भी केस कोर्ट में चलेगा, कोर्ट को डिसाइड करना है कि एज पर इंडियन लॉ ये पर्सन गिल्टी है या नहीं है। तो ये हमारी लीगल सिस्टम है। वरना तो पहले के जमाने में चलता था हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, ये अंधा कानून रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमारी पूरी जो लीगल सिस्टम है वो इसीलिए है कि हमारे सिस्टम में कहा जाता है कि 100 गुनहगार भले निकल जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक क्रिमिनल लॉ का जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है। आप अगर किसी क्रिमिनल के केस फॉर एग्जांपल लड़ रहे हो और आपको पता है कि सामने वाला निर्दोष है, तो आप उनकी साइड से कैसे डिफेंड करते हो? लेकिन आपको तो पता है ना कि इन्होंने ही क्राइम करा है। देखो, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स और मेरे क्लाइंट के बीच का प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। तो मैं आपसे ऐसा नहीं बोल सकता, या ये मंच पर आपको ये नहीं बोल सकता कि किसी ने मेरे पास आया और मुझे बताया कि मैंने खून कर दिया है, मुझे बचा लो, और मैंने उसको बचा लिया। ऐसा मैं आपके सामने में बोल नहीं सकता। लेकिन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरे पास जो क्लाइंट रहेगा उसको ऑनेस्टली मुझे लीगली डिफेंड करना है, तो मुझे करना पड़ता है। What is the most shocking criminal case have you ever handled? एक
वाइफ ने अपने हस्बैंड का अपने लवर के साथ मिलके मर्डर किया था। सूरत वो मेरे लिए ये सूरत में वो मोस्ट शॉकिंग केस था, क्योंकि उसी के घर में, अपने ही घर में, अपने हस्बैंड के ही घर में अपने लवर के साथ मिलके उसी के बेडरूम में अपने हस्बैंड को बहुत बहुत ब्रूटली उस मारा था। वो मेरे लिए ये बहुत, जो क्राइम की जो है वो बोलता है ना कि अंतिम सीमा बोलते हैं, वो वैसा मैं मानता हूँ। सबसे हार्ड केस कौन सा होता है कि कोर्ट में प्रूव करने में बहुत टाइम जाता है? मैंने पहले भी आपको बोला, केसेस तो जो कॉन्टेस्टेड होते हैं सभी हार्ड होते हैं, लेकिन आपके पूछने का तात्पर्य मैं ऐसा समझता हूँ कि रूटीन कोर्स में कौन से केसेस प्रूव करना मुश्किल प्रूव होता करना है, बहुत हार्ड होता है। ऐसा आपका तात्पर्य हाँ। लगता है मुझे। तो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड केसेस की बात करो तो ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड केसेस हो हम्म, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जो केस है, डायरेक्ट एविडेंस है। अगर किसी का मर्डर किया, किसी ने देख लिया, चप्पू मार दिया, चप्पू बोल के कोर्ट में आके बोलेगा मैंने देखा है, आई विटनेस का केस, वो अलग बात है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कहीं से नदी किनारे से एक लाश मिल गई, अभी वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो वाइफ ने अपने हस्बैंड का, वो टोटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करने का, क्योंकि उसमें एज पर लॉ हर एक चेंज, सर्कमस्टेंस की हर एक चेंज आपको प्रूव करनी पड़ेगी। और दूसरा जो, अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट से आपको बताऊं तो साइबर फ्रॉड जो है उसको प्रूव करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ कौन से लिंक से, कौन से मोबाइल नंबर से, कहाँ से फोन आया, क्या किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन, और इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। वो मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट रहता है। आपने कभी, हैव यू एवर फाइट फॉर अ मर्डर केस जिसमें बहुत टाइम लगा हो? सो मैनी इन माय 34 इयर्स कैरियर, बहुत सारे मर्डर केसेस मैंने हैंडल किए। कोई एक जो आपको लगा कि इसमें फाइट करना बहुत हार्ड? नहीं, जो मैंने कोई बोला केस। वैसे कोई भी कॉन्टेस्टेड केस होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और कॉन्टेस्ट हो रहा है केस तो हार्ड ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टेस्टेड केस में भी अगर अपोजिट पार्टी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है तो अपोजिट पार्टी भी अपना लॉयर एंगेज करती है, और जो विटनेसेस है वगैरह है वो भी वो प्रिपेयर करके लाते हैं। तो वो केस जब कोर्ट में चलता है तब बोलते हैं कि रियल स्किल जो एडवोकेसी है आपकी क्या है और आप कैसे उसको पुट अप करते हो, वो आपको तब पता चलता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, मैं आपको एक केस का एग्जांपल नहीं दे सकता, वैसे तो बहुत सारे केसेस है। 34 इयर्स में आपका करियर, मतलब कोई एक केस होगा जिसमें आपको लगा कि ये कोई क्रिमिनल केस होगा या कोई मर्डर केस होगा तो उसमें बहुत टाइम लग गया, मीन सालों बीत गए उसमें? है, बहुत सारे केसेस है। अगर आदमी बेल पर है, एक्यूज बेल पर है, तो बेल पर अगर छूट गया तो पहले कोर्ट में ऐसा रहता है कि जो एक्यूज कस्टडी में है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बेल पर है उसको बाद में। तो कई बार ऐसा होता है कि मर्डर ट्रायल है लेकिन अगर एक्यूज बेल पर है तो 2-5 साल निकल भी जाते हैं ट्रायल। सूरत में दिन के 5,000 to 6,000 क्रिमिनल केस होते हैं या कोई भी मर्डर केस होता है। अकॉर्डिंग टू 2024-2025 66,000 केस ऑलरेडी सूरत में हो चुके हैं, एंड अभी 2026 स्टार्ट होके भी बहुत सारे केस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो क्यों इतने केस हो, मीन्स क्यों इतने क्रिमिनल तो केस सूरत में क्रिमिनल केसेस आप देखोगे, अगर क्रिमिनल केसेस को आप डिवाइड करोगे तो उसे आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड केसेस है, जैसे कि मर्डर हो गया या डावरी डेथ है या फिर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, जब मारामारी का केस हो गया। दूसरे पार्ट में आप जाओगे तो साइबर फ्रॉड के केसेस है, और तीसरे पार्ट में अगर आप जाओगे तो चीटिंग वगैरह के केसेस है। सूरत अभी आप देखो कि हब है, सूरत पूरा सूरत नहीं रहा है। सूरत भारत के
अलग अलग राज्यों में से, आप देखो बिहार, यूपी, उड़ीसा, वहाँ से भी सब लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सूरत आते हैं। और पूरा जो ये उधना, पांडेसरा, लिम्बायत का जो पूरा एरिया है, आप देखोगे तो जो बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस है, हो जाता है। जो मर्डर के है या छोटी बच्चियों पर बलात्कार वगैरह के केसेस है, वो एरिया में आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये बाकी के एरिया में उसका आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और साइबर फ्रॉड तो आपको मालूम है, वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और सूरत में भी आपको कोई भी जगह पर आपको मिल सकता है। चीटिंग वगैरह की बात करो तो सूरत में लास्ट करीब 20 साल में जो बेसिक कॉस्ट थी लैंड की, वो लैंड की बेसिक कॉस्ट आज कहाँ पे बूम होकर पहुंच गई है। सूरत फ्यूचर में ड्रीम सिटी होने वाला है, ड्रीम सिटी की बात है। और सूरत वैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, तो उसी वजह से ये चीटिंग वगैरह का केसेस भी सूरत में बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अगर सेफेस्ट स्टेट रहने के लिए है तो गुजरात है हमारा। बाकी सूरत भी अगर हमारी माँ बहन भी रात को 2 बजे भी घूमती है ये एरिया में, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो है, क्राइम रेट ज़्यादा है, आपकी ना नहीं, और मैं आप सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन उस पर थोड़ा काम सख्ती से लेना चाहिए और उसके लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए कोई अच्छे कदम सरकार को लेने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको पता है सूरत अभी इंडिया में नंबर 2 पे इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स। और अभी 2 दिन 8 जून को एक क्राइम हुआ। मीन्स 2 लड़के सीधा यंगस्टर्स थे तो सीधा मर्डर, कभी कोई झगड़ा हो गया तो सीधा मर्डर। तो ये यंगस्टर्स की माइंडसेट है या क्या, उन क्यों इतना हो रहा है? ये यंगस्टर्स की माइंडसेट से भी ये ऊपर एक बात है, ये मूवीज से मूवीज का इन्फ्लुएंस है, टीवी का इन्फ्लुएंस है। और ये जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है सीरीज, मैं तो देखता नहीं हूँ कभी, ये आज ये सीरीज आई, ये सीरीज आई, इसमें जो दिखाते हैं वो देख के उसी को फिर कॉपी कर देते हैं। और ज्यादातर असर युवा के, यूथ के अगर दिमाग पे पड़ती है तो ये सब की पड़ती है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी जो केस हुआ उसमें 2 लोग थे, ऐसे गुस्से, मतलब दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड लिविंग इन सूरत। सो यंगस्टर्स लोकल समझ के मार देते हैं गुस्से में आके, या क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकल बाहर का ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने बोला वैसे यंगस्टर्स अभी एक रात को अगर एक सीरियल देख ली या सीरीज देख ली है, इसमें 4 यंगस्टर चाय की दुकान पे खड़े हुए, किसी एक ने कैसे बोला तो चप्पू निकाल के देख के मारने, ये एक फैशन है। उसको पता नहीं मेरे चप्पू मारने से वो मर जाएगा। फिर जब जेल में जाने की नौबत आप पे आती है तब उसको और उसके परिवार को पता चलता है कि मैंने गलती कर दी। लेकिन ये सब देखा देखी बोलते हैं ना, उसमें होता है वे सब। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो टीवी है, सीरीज है और अपने आसपास का जो माहौल रहता है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। आपको कभी शौक लगता है कि ये क्यों करते हैं लोग? बिकॉज ऑफ दिस मूवीज या सीरीज देख के कूल बनने के लिए लोग, क्योंकि आजकल के जो जेनजीज है वो यही करते हैं कूल बनने के लिए। तो आजकल के जेनजी को हीरो बनना है और कुछ नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं है, उनको कहीं से भी कुछ भी करके अपने कॉलर खड़े रखना है, ऐसे बस यही है। और इसी में ये जो सब होता है, कॉलेज में भी आप देखोगे लड़ाई झगड़ा होता है, ये इसी में होता है। अगर मैंने बोला, अभी एग्जांपल दिया, कोई चाय की दुकान पे खड़ा है, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, चल तेरी साइकिल हटा, तेरा स्कूटर हटा, उसमें तो वो लड़ाई झगड़ा करके चाकू मार देते हैं। तो ये सब, ये जेन जी को जो इतना हाइप दे दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। जेन जी को आगे बढ़ना है, जेन जी को अभी पूरी लाइफ अपनी डेवलप करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है। तो उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ऐसे अभी आप ऐसे ये न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ या ये सीरीज वगैरह की इन्फ्लुएंस में आके अगर आपकी लाइफस्टाइल आप जियोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपको कभी डर लगा है या कोई केस लेने में अफ्रेड हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो तो वो कभी आपको फ्यूचर में परेशान कर सकते हैं?
अगर मैंने बोला ना कि डर रखना है तो काम होगा ही नहीं। नहीं कभी एक वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन मैं कभी किसी से डरा नहीं और फ्यूचर में भी कभी किसी से डरूंगा नहीं। हम्म, अगर मैं केस हाथ में लेता हूँ एक बार, तो मेरे क्लाइंट के लिए क्या बेस्ट मुझे करना है, ये मेरी फर्ज है और मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं किसी से डरता नहीं। तो आप क्या देखते हो, मतलब जो 10-20 साल पहले जो क्राइम्स होते थे, जो क्रिमिनल केसेस होते थे और आज के क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी के जो क्रिमिनल केसेस है उसमें ह्यूमन बॉडी रिलेटेड केस में मैंने बोला ना, ऐसे छोटी छोटी बच्चियों पर रेप वगैरह होता है, वो उसकी जो है ना संख्या अभी बहुत बढ़ रही है। और छोटी छोटी बातों में चाकू हिला देना, इस आप देखोगे अभी, मैंने शायद वही कल या परसों ही पेपर में पढ़ा कि हर दूसरे तीसरे दिन सूरत में एक मर्डर होता है। और दूसरे जो अभी केसेस बढ़ रहे हैं वो है साइबर फ्रॉड, ये डिजिटल अरेस्ट वाला है। डिजिटल अरेस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप इसके लिए सेफ गार्ड करो। और दूसरा जो बढ़ रहा है वो ऑनलाइन फ्रॉड, वो काफी मात्रा में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को उससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड, या आप मानते हो कि सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ क्राइम? हाँ डेफिनेटली, कैसे एक्सप्लेन? डेफिनेटली, बिकॉज सोशल, अगर कोई छोटी सी भी बात हो गई, आपके और मेरे बीच में छोटी सी बात हो गई, बराबर, वो अगर हमारा ऐसा कोई तीसरा दोस्त है, उसको वो सोशल मीडिया में रख देगा कि भाई जुगल भाई की और मनीष भाई की झगड़ा हुआ और मनीष भाई ने जुगल भाई को 2 लाफा मार दिया, तो वो सोशल मीडिया में जाएगा, जुगल भाई का टेम्पर चला जाएगा, यार लोगों को ऐसा दिख रहा है कि मनीष भाई ने मुझे मारा, जुगल भाई अपने 4 आदमी को लेके आएगा और फिर मुझे मारेगा। तो ये सोशल मीडिया का जो यूज है उससे ज्यादा मिसयूज हो रहा है उस पर। तो अभी आप देखो कितने सारे, अभी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में 16 साल के बच्चे जो है तब तक मोबाइल यूज नहीं करना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं। वो है वो सोशल मीडिया का एकदम दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आपने बोला कि ऐसे झगड़ा कभी होता है, या आजकल तो मीडिया हाइप भी है ना, कि किसी को मीडिया फेमस होना या किसी को ज्यादा दिखना है कहीं, तो मीडिया हाइप्स दिखाते हैं कि ऐसे जानबूझ के स्क्रिप्टिंग करते हैं या कभी वीडियोस बनाते हैं ऐसे मौज मस्ती के लिए, तो वो एक क्राइम नहीं होता? अगर आप मौज मस्ती के लिए रील्स बनाते हो या वीडियो बनाते हो, उसमें अगर लीक आप कोई कानून तोड़ते हो तो केसेस होते हैं, आपने देखा होगा। वो पुलिस केस करती भी है, लेकिन अगर आपकी रील बनाने से कोई कानून का भंग नहीं होता तो कोई केस हो नहीं सकता, तो फिर वो अपनी अपनी बात है। और सबको अभी तो ये फेमस होना है, अभी तो कोई चलते चलते ट्रेन में बैठेगा तो ट्रेन में बैठा बैठा भी बाहर से ऐसे मोबाइल से शूटिंग करेगा और उसके साथ एक सॉन्ग लगा देगा और वो रील बन गई। ये आजकल फैशन हो गया। और यही रील बनाने में कितने लोग ऊपर से पहाड़ पर से गिर गए, कितने लोग नदी में गिर गए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन अभी भी कोई समझता नहीं। क्यों कोई लॉ या कोई पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर इतनी बड़ी चीज हो रही है तो क्यों नहीं लेते किसी की अंडर में आके कि क्यों इतना पुलिस अगर एक्शन कब लेगी? जब कोई कानून का मिसयूज हो रहा है, अगर कानून कोई तोड़ रहा है तभी एक्शन लेगी। मैं अपने घर में बैठे बैठे या ट्रेन में बैठे बैठे रील बनाऊंगा तो वो कोई गलत बात तो नहीं है एज पर लॉ। मैं अगर ब्रिज पर खड़ा हूँ, ये तापी रिवर पर ब्रिज है, मैं वहां पे खड़ा खड़ा ऐसे करके मेरी रील बना रहा हूँ, वो गलत तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं बीच ट्रैफिक में खड़ा खड़ा कोई रील बना रहा हूँ तो पुलिस वाला मुझे रोकेगा, फॉर एग्जाम्पल। व्हाट आर द लीगल राइट्स दैट एवरी सिटीजन नो? कि तो इतना तो होना ही चाहिए, तो क्राइम बहुत कम हो जाएगा। लीगल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिया है। जो पर्सनल लिबर्टी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, बहुत सारे फंडामेंटल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वगैरह है। और इसी का जो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि हमारे भारत देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका भी मिसयूज हो रहा है। आपको पर्सनल लिबर्टी है, यानी उसका भी व्यक्ति, उसको बोलेंगे व्यक्ति स्वतंत्रता, उसका भी मिसयूज हो रहा है।
और जो ताकि हमारा देश जो है डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, तो उसको लोकशाही ढंग से ही चलाना पड़ेगा और डिक्टेटरशिप तो चलेगी नहीं। ट्रू। इसीलिए सबका बैलेंस है हमारा देश, तो वही बैलेंस अच्छी तरह से बना रहे, वो हम सबकी जिम्मेदारी। What are the common mistakes that every citizen are doing or making right now and making unknowingly or knowingly, and they are making crime? देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स, नोइंगली और अननोइंगली। आप घर से बाहर निकलोगे अगर, तभी से आप मिस्टेक करना चालू करते हो, क्योंकि आप स्कूटर लेकर निकलेंगे, आपने हेलमेट नहीं पहनी, तो पहली गलती है। आप आगे जाके बोलोगे यार ये जरा उधर से जाऊंगा तो गोल घूमना पड़ेगा, तो आप थोड़ा रॉन्ग साइड पे चले जाते हो, तो गलती, यानी आप गलतियां, देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स। और उसी की वजह से अगर आप गलत रॉन्ग साइड पर स्पीड में जाते हो तो किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो किसी की जान भी जा सकती है, आपकी भी जान जा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो गलतियां तो आप 1 2 3 4 नहीं गिना सकते, देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स people are committing. Abhi means so many youngsters are watching you right now. So लीगल से दूर रहने के लिए क्या क्या करना है उन लोग को कि लीगल प्रॉब्लम्स में ना पड़े कभी भी, कोई भी अननोइंगली नोइंगली उसका एक ही लाइन का जवाब होगा, अगर लीगल प्रॉब्लम से नहीं फंसना है तो कानून को मत तोड़, बस एक ही लाइन की बात है। बट नॉट कि कभी लॉ तोड़ना, कभी क्राइम भी ना करे। हाँ वो डेफिनेट वो अंदर आ गया ना, लॉ नहीं तोड़ना मीन्स बस क्राइम करना। एक क्राइम नहीं करना है ना, कानून अगर आपको तोड़ना नहीं है तो क्राइम नहीं करना है, आपको कानून के मुताबिक चलना है। अभी मुझे आपके बारे में थोड़ा जानना है कि इफ यू आर नॉट अ लॉयर तो आप कौन से प्रोफेशन में? मैं अगर लॉयर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली क्रिकेटर होता। मैं जब 14 साल का था तब मैं यहाँ पे क्रिकेट का कैंप लगा था, तो रमाकांत देसाई करके हमारे भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे और वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम पर मुझे देखा था और मेरे पर वो बहुत इम्प्रेस थे। पूरा कैंप खत्म होने के बाद एक स्टंप रख के मेरे पास से वो बॉलिंग करवाते थे और उन्होंने मुझे ऑफर दी थी, मेरे साथ आ जा बेटा, तेरा रहना खाना पीना पढ़ना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी, तू मेरे साथ चल। तो बेसिकली वो शिवाजी पार्क के थे, ये सचिन तेंदुलकर है या गावस्कर है, सब वो शिवाजी पार्क से ही है। तो अगर वो 1983 में उनके साथ अगर मैं पिताजी ने परमिशन दी होती और गया होता तो क्रिकेटर बना भी होता, रिटायर भी हो गया होता और आपके सामने नहीं होता होता। और अभी लास्ट क्वेश्चन और पॉडकास्ट खत्म होने से पहले कि अभी मीन्स जो भी मेरी एज के लड़के या कोई भी मेरे से छोटे, इफ दे वांट टू कम इन लॉ फील्ड और क्रिमिनल लॉयर बनना है या लॉ फील्ड में आना है तो उनको क्या करना? देखो, लॉ फील्ड में अगर आना है तो मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बोलते थे कि लॉयर्स प्रोफेशन इज़ अ जेलस मिस्ट्रेस। अगर लॉ फील्ड में आना है तो आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप प्रोफेशन में तो आ सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लॉयर तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और प्रोफेशन की शुरुआत में मुझे मेरे पिताजी ने 3 चीज़ सिखाई थी कि बेटा हमेशा 3 Ds याद रखना। और मैं अभी जब मेरे जूनियर स्टूडेंट्स का लेक्चर लेने जाता हूँ तभी मैं भी स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ और जूनियर्स को भी बोलता हूँ कि 3D यानी डिसिप्लिन, डेकोरम एंड ड्रेसिंग। अगर ये आपका अच्छा है तो आप पहली जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो अभी पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आई जस्ट वांट टू नो कि पूरे कन्वर्जेशन में, पूरे पॉडकास्ट एपिसोड में कि जस्ट टेल मी वन थिंग टू मेक बेटर, कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेटर कर। जस्ट टेल मी वन थिंग। पहले आपको एक ही बात बताऊंगी, जो पॉडकास्ट आप कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और ईश्वर आपको बहुत आगे जीवन में और आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना। लेकिन
कोई भी पॉडकास्ट में अगर सामने जिसको आप इनवाइट करते हो तो वो जो प्रोफेशंस है या वो जो फील्ड्स है उससे ज़्यादा उसका जो है स्टडी आपको करना पड़ेगा, ट्रू तभी आप मेरे साथ डिस्कशन कर पाओगे ट्रू और मुझे अच्छे क्वेश्चन पूछोगे और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकोगे कि शायद वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ना हो। हाँ मैं जब कॉलेज में लेक्चर देने जाता था तो मेरे स्टूडेंट को बोलता था कि अगर आप मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसके लिए मुझे बुक खोल के पढ़ना पड़ेगा तब मुझे ऐसा लगेगा मैं आपको अभी सही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। बीइंग अ लॉयर, अगर मेरे प्रोफेशन में तो ऐसा है कि सामने डॉक्टर आएगा उसका मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो जो डॉक्टर जो कुछ जानता है वो डॉक्टर साहब से ज्यादा मुझे उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप पॉडकास्ट जब होस्ट करते हो तो सामने जो फील्ड वाली को बुलाते हो उससे ज्यादा उसका आप नॉलेज रखो तो आपको भी मजा आएगा, सामने वाले को। एंड गिव मी वन लेसन कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाऊँ, कि कुछ भी इन माई फील्ड, इन माई स्टडीज, इन एवरीथिंग, जस्ट गिव मी वन थिंग दैट मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊँ। अगर लाइफ में ग्रो करना हो तो पहले गोल बनाओ। ग्रो करने से पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। गोल बनाने के बाद वो अचीव करने के लिए आपको एक सही रास्ता चुनना पड़ेगा। सही रास्ता चुनने के बाद वो रास्ते पर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर जब तक मैंने आगे बोला वैसे आपको आपका गोल न मिल जाए, आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से काम करना पड़ेगा। तो 100% आप गुजराती में एक कहावत है कि काड़ा माथानो मानवी कई पण करी सके, यानी जो ब्लैक हेड वाला, यानी कि जो मानवी अगर वो ठान लेगा कि मुझे ये करना है तो कुछ भी कर सकता। तो आप भी एक गोल बनाओ, गोल कैसे आपको अचीव करना है उसका रास्ता मानो, रास्ते पे कैसे चलना है आगे बढ़ो। 100% आप आपके गोल को अचीव करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने आपको पहले ही पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला कि मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखने जाने वाला हूँ और मैं बहुत कुछ सीखा भी। एंड मुझे नहीं पता कि ऐसे अब सच्ची में, अब तो मैंने सिर्फ रिसर्च करा था, बट मैंने आपसे पर्सनली बात करके मैं बहुत कुछ सीखा और मेरे को इसी पता चल गया कि आप इसीलिए नंबर 1 तो नहीं हो, आप अपनी फील्ड में नंबर 1 हो तो कुछ ना कुछ तो है। नहीं, वापिस मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं वापिस बोल रहा हूँ, नंबर 1 कुछ नहीं होता है। मैं अपनी मेहनत करता हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। लेकिन वैसे भी मैं बेसिकली लो प्रोफाइल आदमी हूँ और छोटे बड़े सबको साथ प्यार से रहता हूँ, मान सम्मान से रहता हूँ। और कोर्ट में भी जूनियर एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, पीयून हो, क्लर्क हो या कोई भी हो, सबके साथ में प्यार से रहता हूँ और सम्मान से रहता हूँ। और मेरा एक नियम है कि मैं अगर केस हाथ में लूँगा तो उसके ऊपर पूरा मेरा जी जान लगा दूंगा। केस का रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे मालूम नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में जो होगा और वो जज साहब जो देंगे वो। लेकिन मेरा इनर जो है, मेरा अंतरात्मा मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, आई हैव वर्क हार्ड और मैंने मेरे क्लाइंट के लिए पूरी मेहनत की बस। और मेरे क्लाइंट को भी मैं यही बोलता कि मैं आपको रिजल्ट की गारंटी नहीं देता हूँ, मेरा काम मेहनत करना है, बस मैं मेहनत करूँगा। सर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन अबाउट लॉ, कि लॉ में अगर कोई आप कोर्ट में गए तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि टू गिव अ प्रूफ कि सीसीटीवी होना चाहिए या कोई इट इज नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, वो केस टू केस पे बेस करता है। तो वो आपको, बट मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, अगर कोई किसी ने क्राइम करा तो क्या इम्पोर्टेंट होगा कि सीसीटीवी कैमरा चाहिए? वो भी डिपेंड करता है कौन सा क्राइम है। क्राइम बहुत फॉर एग्जांपल क्रिमिनल है तो क्रिमिनल, कोई भी क्राइम है वो क्रिमिनल ही होता है। लेकिन उसमें अगर जहाँ जो ओपन रोड है वहां पे किसी का मर्डर हुआ है, मर्डर, हाँ, उसके एविडेंसेस जो अलग हो गए। अगर किसी के घर में मर्डर हुआ है तो उसके एविडेंस अलग हो गए। तो वो केस टू केस बेस पर होता है। फॉर एग्जांपल अभी किसी ने मर्डर किया है तो उसमें क्या नीड होती है? लेकिन कहाँ पे हुआ है, कौन से सर्कमस्टेंस में हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब पर डिपेंड करता है।